नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सरकार ने कहा है कि किसानों को एमएसपी की रकम सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचा दी जाए। इसके लिए एक निर्देश जो है वो हरियाणा और पंजाब को खास तौर से जारी किया गया है और आपको बताएं कि इसको ई मोड कहा गया है। आखिर समझते हैं कि यह है क्या और इससे क्या होगा, इसके पीछे मंशा क्या है। तो इसमें यह कहा गया है कि फसलों की जो एमएसपी है उस पर खरीद का पैसा सीधा किसानों के खातों में भेजा जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसमें आगे जो होगा कि किस तरह से तीनों कृषि कानून जो हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है, यह सरकार ने स्पष्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि यह कदम यूपीए की सरकार के समय ही उठाया गया था और इसमें कृषि कानूनों के आने से पहले ही ई मोड में पैसा मिल रहा है। तो यानी ये स्पष्ट किया गया है कि कृषि कानूनों से इसका संबंध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आढ़तिये हैं उनके कमीशन पर, मंडी शुल्क इत्यादि पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह ही यह सब मिलता रहेगा। तो ये इसमें आज निर्देश दिया गया है। कई राज्यों में ई मोड से किसानों को पहले से ही एमएसपी का भुगतान किया जाता रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में जरूर थोड़ी समस्या थी। हरियाणा में पिछले साल धान की खरीद ई मोड के जरिए ही की गई थी। पंजाब में ई मोड एमएसपी भुगतान ने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। पंजाब सरकार को इस भुगतान पर कुछ ऐतराज है। जो गृह मंत्री के साथ उनके मंत्री आए थे, उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था। और इसमें आगे यह अब कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं की अगले कुछ हफ्तों में खरीद होने जा रही है वो ई मोड से ही होगी। और यह भी कहा गया है कि ई मोड से भुगतान का लाभ फसल खरीदने से जुड़े सभी लोगों को मिलेगा। सिर्फ एक या दो लोगों को ही इससे जुड़ना है, सभी को इसमें इकट्ठा लाभ मिलेगा। किसान, आढ़तिये और मंडी इसमें सब शामिल है जिनको इससे फायदा होगा। और अभी आढ़तिये जो है वो एमएसपी का भुगतान किसानों को करते हैं, लेकिन इसके बाद सीधा किसानों को एमएसपी का भुगतान होगा। और इससे सरकार ने कहा है कि व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, तेजी के साथ पैसा पहुंच पाएगा। साथ ही फसल खरीद में जुड़े हुए जो सभी लोग हैं उन सभी को इससे फायदा होगा, यह सरकार ने उम्मीद जताई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ये जो मौजूदा मंडी व्यवस्था है इसे नहीं बदला जा रहा है, उसी व्यवस्था में सिर्फ ये प्रावधान किया गया है। पुरानी व्यवस्था पहले की तरह ही चालू रहेगी। अभी भी जो पीएम किसान योजना है उसमें सीधे बटन दबाते ही दिल्ली से गांव तक सीधा पैसा पहुंचता है। तो उसी व्यवस्था को एमएसपी व्यवस्था में भी लागू करने का निर्देश जो है वो पंजाब और हरियाणा को दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं। मोहम्मद गजाली, मैं आपके पास आना चाहूंगा ये समझने के लिए कि पंजाब को इस पर आखिर ऐतराज क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि हरियाणा ने पिछले साल धान खरीदा इसी मोड पर और जो बाकी अन्य राज्य वहां पर ही पहले से व्यवस्था चल रही है, तो पंजाब को क्या ऐतराज है इस पर? जी देखिए, पंजाब को इस पे दो ऐतराज हैं, एक पॉलिटिकल है और एक सोशल है। पॉलिटिकल ऐतराज ये है कि जो आढ़तिये या जिनको हम कमीशन एजेंट कहते हैं और वो कहते हैं कि वो इसके सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, कमीशन नहीं ले रहे हैं, तो उनकी तादाद है, वो भी एक वोट बैंक है और कोई भी सरकार यहाँ पर उनसे अपने रिश्ते जो है खराब नहीं करना चाहेगी। अब आढ़तिये क्यों नहीं चाहते हैं या उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि जो अभी पेमेंट का ट्रेडिशनल मोड है कि सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पैसा आता है और राज्य सरकार आढ़तियों को वो पैसा देती है जिसके थ्रू फिर वो फार्मर्स को मिलता है। लेकिन इसमें राज्य सरकार ने एक ये भी प्रोविजन बनाया हुआ है कि वो सिर्फ आरटीजीएस से ही ट्रांसफर होता है ताकि सरकार भी नजर रख सके कि किसानों को पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके खिलाफ, इस सिस्टम के हटने के खिलाफ आढ़तिये इस वजह से हैं क्योंकि आढ़तिये जो है यहाँ पर किसानों को कैश प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द ईयर और एक उनकी भी नजर होती है किसानों की कि कब उनके पैसे आ गए और कब उनसे वो रिकवर कर सकते हैं या अपने लोन की जो भुगतान। मोहम्मद गजाली, यही सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मान लीजिए किसी किसान ने अगर आढ़तिये से पैसे लिए तो वो जब एमएसपी का भुगतान कर रहा होता है आढ़तिया किसान को, तो उसमें से वो काट लेता है। तो यानी जो फसल का पैसा पूरा मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिलता है। शायद ये भी एक वजह है कि सरकार ने फैसला किया है कि एमएसपी का जो पैसा है वो सीधा दे दिया जाए और जहां तक आढ़तियों के कमीशन का सवाल है वो भी उन्हें मिलता रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को नहीं बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार के जब ऑनलाइन कहने का मतलब है तो वो राज्य सरकार से भी हमने कंफर्म किया है कि पैसे दोनों को अलग अलग जाएंगे। लेकिन एक जो यहाँ पर सोशल सिस्टम है और जो बात आप कह रहे थे कि जब पैसा आता है
तो वो काट के अपने लोन का पैसा काट के फिर वो आगे एमएसपी देते हैं। तो उसी पे नजर रखने के लिए राज्य सरकारों ने ये बात साफ कर दी है कि एक खुद का पोर्टल है राज्य सरकार का, और जैसे ही आढ़तिये के पास वो पैसा आता है और आढ़तिया आगे ट्रांसफर करता है तो एक तो वहां पर प्रोविजन है कि ऑनलाइन ही ट्रांसफर करे और डिटेल्स जो है राज्य सरकार की पोर्टल पे अपलोड करे ताकि उसको ट्रेस किया जा सके। और उस पोर्टल को सेंटर की भी एजेंसीज जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो भी ट्रैक करती हैं। लेकिन जो सवाल आपका है कि इसके खिलाफ क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो सोशल फैब्रिक जो पैसे की लेन देन है, कहीं आढ़तियों और किसानों के बीच में वो सोशल रिफ्ट ना पैदा हो जाए पैसे को लेकर। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल उनकी रेलेवेंस है इस कम्युनिटी की या इस बिजनेस कम्युनिटी की, तो उसको भी उनके विचारों या उनके समर्थन के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, उनके व्यू पॉइंट के खिलाफ जाना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से साफ डिक्टेट आते हैं, आदेश आते हैं, तो एक एग्जिस्टिंग पोर्टल है उसको डेवलप किया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है। लेकिन उसके भी कई चैलेंजेस हैं टेक्निकल, कि कैसे किसान बहुत तकनीकी एडवांस नहीं है, टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है कि अपना डेटा अपलोड करें। और अगर कोई गलत अकाउंट, हर किसान के पास 2-3 अकाउंट भी होते हैं, कोई जनधन योजना का है, कोई पर्सनल है, उसमें किसी ऐसे अकाउंट में डाल दें जिसकी जानकारी उनको खुद ना हो, तो ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम्स भी हैं ऑनलाइन में। हालांकि हाँ, दूसरे राज्यों ने इसको किया भी है, सफलता भी हासिल हुई है, लेकिन हरियाणा में भी पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है। कई किसान जो है थ्रू आढ़ती अभी भी प्रीफर करते हैं। जी, मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहां तक समय की बात है तो शायद अभी कुछ समय है, इसीलिए सरकार की ओर से कहा गया है कि जब रबी की फसल की खरीद शुरू हो तब ये योजना को लागू किया जाए कि सीधे किसानों के खातों में पैसा पहुंचा दिया जाए। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर जो अभी अभी हमें मिली है। चीन के सरकारी मीडिया ने गलवान की झड़प के कुछ वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो में दिख रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों से उलझ रहे हैं। चीन ने आज ही माना है, तस्वीरों को आप देख सकते हैं, इसमें उलझते हुए बिल्कुल ही तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं कि चीन ने आज ही माना है कि जून की जो झड़प हुई थी उसमें उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि भारत का मानना है कि उस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। 15 जून की उस झड़प में भारत ने 20 जवान भारत के शहीद हुए थे। 团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭到对方蓄谋暴力攻击。齐发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身，英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。 हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। राजीव, जो तस्वीरें आई हैं, एक तो पहली बात उन्होंने इतने समय बाद जाकर के माना कि उनके 4 सैनिक मारे गए थे, अब ये वीडियो जारी कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या दिखाना चाहते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अभी बैकफुट पर है। बैकफुट का इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 15 जून की घटना है, जिस जो खूनी झड़प हुआ था गलवान में, उसमें चीन के जो है 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उतने दिन बाद चीन चुप रहता और आज इस बात की अपनी चुप्पी तोड़ता है, इस बात को कबूलता है कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। इसकी वजह यह है कि उसके ऊपर न केवल अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, बल्कि जो अंदरूनी राजनीति है उसका एक बहुत बड़ा दबाव था। इसके उलट आप भारत की बात देखिए कि जब 20 हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं तो भारत जो इस बात को एक स्वीकारता है और उनको जो सैनिक सम्मान के साथ विदाई देता है। बल्कि आपको ध्यान में होगा कि जो 10 बिहार के सीओ थे कर्नल संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र से नवाजा जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, सैल्यूट दिया जाता है। तो चीन की ओर से एक लगातार इस बात की नुकसान हुआ तो इस बात को स्वीकार करे। आपको ध्यान में होगा कि मंगलवार को चीन की ओर से वीडियो जारी किए, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, जो सेना की ओर से जारी किया गया था कि चीन के टैंक पीछे जा रहे हैं, टैंक उखाड़े जा रहे हैं और जो उसके जो बंकर जो बने वो जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया जा रहा है। तो साफ तौर पर लग रहा है कि चीन अभी बैकफुट पर है और ये वजह है कि पहले वीडियो दिख रहा है और ये अब दिख रहा है। चीन के अंदर इस बात की पॉलिसी है कि उस बात को कबूलता नहीं है, स्वीकारता नहीं है, और भारत और जो चीन की बात जो कर सकते हैं इसका अंतर साफ साफ दिखता है। जी राजीव, वियतनाम युद्ध के बाद ये पहली बार है कि जब इस तरह के किसी संघर्ष में चीन को जो है अपने सैनिक गंवाने पड़े हैं। देर से ही सही उसने माना है कि 4 सैनिक उसके मारे गए थे और अब ये जो वीडियो हम जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, आज जाकर के रिलीज कर रहे हैं, जबकि ये जो तस्वीरें हैं जो हमारी ओर से दी गई थी, भारत की ओर से दी गई थी, वो काफी पहले आ चुकी हैं। तो आपने जैसे कहा कि एक तो घरेलू दबाव है,
दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक तरह की मुहिम चला रहे हैं। और खासतौर से जो तस्वीरें आई हैं कि एक तरफ डिसएंगेजमेंट जो है वो पूरा हो चुका है और अब आगे वाले डिसएंगेजमेंट की बात होने जा रही है, तो उससे पहले तस्वीरें जारी करना, उससे पहले अपने सैनिकों के मरने के बारे में बताना, ये सब क्या इंडिकेट करता है? देखिए, साफ तौर पर स्थिति है कि चीन इस बात को, हकीकत को स्वीकार कर चुका है कि उन्होंने जो ये 9 महीने पहले भारत के साथ जो मोर्चा खोला था उसमें कहीं न कहीं उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब वो भारत के साथ हर कीमत पर रिश्ते बेहतर करना चाहता है, सुधारना चाहता है, और यही वजह है कि सारी घटनाक्रम को अगर गौर करें, आपको भी ध्यान होगा कि पहली बार इस मंगलवार को हमने वीडियो देखा कि जिसमें चीनी सेना पीछे हट रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि साउथ चाइना सी में जो चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के दबाव में हटा लेगा? बिल्कुल एक सवाल ही नहीं पैदा होता। इतिहास में पहली बार ये वीडियो आपको देखने को मिला होगा जो मंगलवार को सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन के टैंक पीछे आ रहा है। चीनी सेना कभी पीछे नहीं हटती है और हटती भी है तो इस तरह के वीडियो नहीं जारी करती है और इस बात को स्वीकार नहीं करती है। और आज सेना की ओर से जो बताया गया है कि जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है जो पेंगोंग लेक पर ये उत्तरी और दक्षिणी में है, वहाँ पूरी तरह से हो चुका है। चीन की सेना जो है जो फिंगर 8 की जो पुरानी जगह है वहां चली गई है। अब कल जो बातचीत होगी, कोर कमांडर लेवल बातचीत होगी, चीन के अनुरोध पर जो चुशुल का दूसरी तरफ जो इलाका है मोल्डो में बातचीत होगी सुबह 10 बजे। जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, गोगरा का इलाका है, देवसांग में जो है जो चीनी सैनिकों को वापसी को लेकर बातचीत होगी। तो कह सकते हैं कि एक भारत की एक बहुत बड़ी एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अभी चीन पर पूरी तरह से यकीन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि गलवान में 15 जून को जो घटना हुई थी वो डिसएंगेजमेंट के दौरान हुई थी। भारतीय सेना वहां देखने के लिए गई थी और जो चीनी सेना ने उन पर हमला किया और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो वीडियो हैं ये जो आप देख रहे हैं चीन की ओर से जारी किए गए हैं, चीन की मीडिया की ओर से जारी किए गए हैं और इसमें देखने की बात होगी कि आखिर इनका समय क्यों चुना गया, क्योंकि आज ही यह खबर आई है कि चीन ने पहली बार ये माना है कि गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसमें उसके 4 सैनिक मारे गए। हालांकि भारत की ओर से जानकारी मिली उसके मुताबिक कम से कम 40 सैनिक उनके चीन के मारे गए थे। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं असम की, जहां जल्दी ही चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सूत्रों के मुताबिक यह फैसला किया है कि वहां पर वो बिना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के चेहरे के उतरेगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाए जाएंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पार्टी ने चुनावी रणनीति में यह अहम बदलाव किया है। इसके जरिए जो बीजेपी के अंदरूनी समीकरण है राज्य के, उनको साधने की कोशिश की गई है। वैसे बीजेपी अमूमन अपने मुख्यमंत्रियों को ही चेहरा बनाती है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होना जा रहा है। यह भी कहा गया है कि हेमंत बिस्व शर्मा और सोनोवाल दोनों की जोड़ी बना करके बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, हमने आपको इनका बताया था कि चीनी मीडिया की ओर से तस्वीरें जारी की गई है। आप एनडीटीवी इंडिया पर बने रहिए। ब्रेक के बाद संकेत उपाध्याय खबरों की खबर लेकर आ रहे हैं इन्हीं तस्वीरों पर चर्चा करने के लिए।